मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को एक शेड्यूल्ड फ़्लाइट थी जो मलेशिया के कोलंपुर से 12:35 पर रवाना होना थी और सुबह के 6:30 पर बीजिंग चीन पहुंचना था। लेकिन फ़्लाइट MH370 कभी बीजिंग नहीं पहुंची। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर्स बैठे थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे और 2 पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे थे। दोनों ही बहुत हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स थे जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे। अब इसके बाद ये प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाती है और ये इंसिडेंट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है कि असल में फ़्लाइट 370 और उसमें सवार 239 जानों के साथ क्या हुआ। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight. Malaysian Airlines flight MH370. Malaysian Airlines flight MH370. MH370. Missing Malaysian Airlines plane. Control Malaysian 370. Malaysian 370. They are lying from the beginning. They are lying to the whole world. He's just vanished off the face of the earth. फ़्लाइट 370 मलेशिया एयरलाइंस की तरफ से चलाई जाने वाली 2 रोज़ाना फ़्लाइट में से एक थी जो कोलंपुर और बीजिंग के दरमियान परवाज़ें करती थी। फ़्लाइट 370 ने 8 मार्च को सुबह 12:35 पर कोलंपुर से रवाना होना था और सुबह के 6:30 पर बीजिंग चीन पहुंचना था, जिसके फ़्लाइट का कुल वक्त 5 घंटे और 34 मिनट था। और आपको पता है कि अक्सर हर प्लेन में ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला जाता है ताकि किसी इमरजेंसी सूरत में वो फ्यूल काम आ सके। और उसी दिन भी फ़्लाइट 370 में ज़्यादा फ्यूल डाला गया जिससे वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी वो अपनी रिक्वायरमेंट से 2 घंटे 15 मिनट तक ज़्यादा सफ़र कर सकती थी। और जिस प्लेन को उड़ाया जा रहा था वो बोइंग 777 मुसाफिर प्लेन था। इस प्लेन में पहले से कोई मैकेनिकल खराबी का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ था। फ्लाइट को 10 अफराद पर मुश्तमिल अमला चला रहा था जिनमें से तमाम मलेशिया के शहरी थे और 2 हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स थे, जिनमें से एक 53 साला ज़हरी अहमद शाह थे जो एक तवील अरसे से मुलाजिम थे, जिन्होंने 1981 में मलेशियन एयरलाइंस में शमूलियत इख्तियार की और 18,000 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट टाइम का एक्सपीरियंस रखते थे। और उसका साथी 27 साला फारिक अब्दुल हमीद था जो कंपनी के साथ 7 साल से काम कर रहा था और सिर्फ 2700 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट टाइम का एक्सपीरियंस रखते थे। खैर, ये फ़्लाइट 370 कोलंपुर के रनवे से रात के 12:42 पर रवाना हुई और जल्दी उसे 18,000 फुट ऊंचाई पर उड़ने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रास्ता साफ कर दिया। और फ्लाइट में सवार फर्स्ट पायलट ने परवाज़ के उड़ान भरने से पहले हवाई ट्रैफिक कंट्रोल से बात भी की और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद उनके साथ बातचीत कर रहा था। पहले तो फ्लाइट मामूल के मुताबिक जा रही थी, लेकिन सुबह के 1:06 पर प्लेन ने अपनी आखिरी पोजीशन रिपोर्ट और फाइनल ट्रांसमिशन भेजी। लेकिन आखिरी कांटेक्ट जो किसी ने फ्लाइट में किसी से किया था वो प्लेन के उड़ान भरने के सिर्फ 37 मिनट बाद 1:19 पर हुआ था। उस वक्त कोलंपुर के रडार ने फ्लाइट के कॉकपिट पर कॉल की और उन्हें वियतनाम की फ़िज़ाई हदूद में जाने के लिए कहा। इसका जवाब कैप्टन ज़हरी अहमद शाह ने दिया। प्लेन अब अपने तेज़शुदा रास्ते पर गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर परवास कर रहा था, लेकिन उसी वक्त चीज़ें कुछ अजीब सी होने लगती है। यानी आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट के सिर्फ 3 मिनट बाद 1:21 पर फ्लाइट 370 कोलंपुर और वियतनाम दोनों के रडार स्क्रीनों से अचानक गायब हो जाती है। अब कोलंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले उसे नोटिस नहीं करते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि प्लेन वियतनाम के एयर स्पेस में चला गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले थे वो देखते हैं कि फ्लाइट 370 उनके एयर स्पेस में आया है, लेकिन अचानक से रडार से गायब हो गया है। अब वो प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसका मतलब है कि उस वक्त फ्लाइट में ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहा था। इस इलाके में बहुत कम बादल थे जिनमें कोई तूफान नहीं था, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ट्रांसपोर्टर को किसी ने बंद कर दिया हो।
अब वियतनामीज कंट्रोलर कोलंपुर वाले को बता देते हैं कि फ्लाइट 370 अचानक से रडार से गायब हो चुका है। अब इस वक्त सुबह के 6:32 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं हुई। अब इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को ये खबर मिलती है कि एक मिलिट्री रडार ने उस रात इस प्लेन को ट्रैक किया था। अब उस मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस प्लेन ने अचानक से कुछ मिनटों के लिए राइट जाना शुरू किया, लेकिन फिर वापस यू टर्न ली और सुबह के 1:52 पर फ्लाइट 370 को पेनिंग आइलैंड के बिल्कुल साउथ में जाते हुए देखा गया, यानी बीजिंग के बिल्कुल उल्टी तरफ। अब इसके बाद प्लेन ने एक और टर्न ली और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की तरफ जाने लगा। ये MH370 की लास्ट लोकेशन थी जो मिलिट्री रडार ने सुबह के 2:22 पर डिटेक्ट की थी। अब इस खबर को सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर ये प्लेन गया तो कहाँ गया, क्या ये इंडियन ओशियन में क्रैश कर गया। अब इसके कुछ दिन बाद एक नई न्यूज़ सामने आती है और वो है सैटेलाइट डेटा से। रडार से गुम होने के बावजूद प्लेन अब भी सैटेलाइट के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर रहे थे, लेकिन सैटेलाइट डेटा से ये नतीजा सामने आया कि MH370 ने एक और टर्न ली और अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करता रहा। और सुबह के 8:19 पर एयरक्राफ्ट ने सैटेलाइट के साथ लास्ट टाइम कनेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और ये एयरक्राफ्ट से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। सुबह के 6:15 हो चुके होते हैं। ये वो टाइम था जिस टाइम पर प्लेन को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं हुई। मलेशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि उनका प्लेन से कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया है। फ्लाइट 370 के लापता होने के फौरन बाद साउथ ईस्ट एशिया में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू की गई और एयरक्राफ्ट के लापता होने के 1 हफ्ते बाद ऑपरेशंस का काम साउथर्न इंडियन ओशियन में मुंतकिल कर दिया गया। 18 मार्च से 28 अप्रैल के दरमियान 19 जहाज़ों और 345 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 4.6 मिलियन किलोमीटर तक तलाशी ली, जो साइज़ में पूरे इंडिया से ज़्यादा थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। 30 मार्च 2014 से सर्च ऑपरेशन का काम जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने किया, जो एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो ख़ास तौर पर फ्लाइट 370 को तलाश करने और बाजियाब करने के लिए बनाई गई थी। जुलाई 2015 में मेन सर्च एरिया से 4000 किलोमीटर वेस्ट में रीयूनियन के बीच पर मलबे का एक टुकड़ा डिस्कवर हुआ था। यह टुकड़ा प्लेन का विंग फ्लैपर था और इस पार्ट की तस्दीक MH370 से हुई थी। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। इसके बाद इस फ्लैपरॉन पर जब एक्सपर्ट्स ने मजीद तहकीक की तो उससे ये मालूम हुआ कि जब जहाज़ समंदर में गिरकर तबाह हुआ तब उसके लैंडिंग फ्लैप्स को एक्सटेंड नहीं किया गया था। इसके बाद ईस्ट अफ्रीका के साहिल से MH370 के और भी बहुत से पीसेस डिस्कवर किए गए थे, लेकिन 17 जनवरी 2017 तक प्लेन के लापता होने के तकरीबन 3 साल बाद फ्लाइट की ऑफिशियल सर्च सस्पेंड कर दी गई, क्योंकि प्लेन के लोकेशन के बारे में इन छोटे डेब्रिस के अलावा कोई और सबूत नहीं मिला था। ये सर्च ऑपरेशन ज़्यादातर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन की गवर्नमेंट्स ने की थी और ये तारीख की सबसे महंगी सर्च ऑपरेशन बन गई थी, जिसकी टोटल कॉस्ट $155 मिलियन थी। 17 अक्टूबर 2017 को ओशियन इन्फिनिटी नामी प्राइवेट अमेरिकी कंपनी ने ऐलान किया कि वो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में प्लेन की तलाश दोबारा शुरू कर देगी, लेकिन मार्च 2018 तक इसके गिर्द गिर्द 33,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तलाश करने के बाद उन्हें भी कुछ नहीं मिला। 4 साल से ज़्यादा तलाश करने और चंद जवाबात के साथ आने के बाद MH370 के साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की। पहला बड़ा थ्योरी ये थी जिस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन भी हासिल हुई, वो ये थी कि इस प्लेन को हाईजैक किया गया है। फ्लाइट में 2 अफराद सवार थे जो ईरानी शहरी थे और वो दोनों चोरी शुदा पासपोर्ट के साथ फ्लाइट पर सवार थे, जिससे काफ़ी हद तक शकूक पैदा हुए। उन्होंने कोलंपुर से बीजिंग तक सिर्फ एक तरफा टिकट खरीदे थे और फ्लाइट के रवाना होने से सिर्फ 1 हफ्ता कबल मलेशिया
ملیشیا میں داخل ہوئے تھے، لیکن بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ دونوں افراد صرف پناہ کی تلاش میں تھے جو ایران سے فرار ہو رہے تھے اور نئے ٹیررسٹ تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی جہاز اڑانے اور ہائی جیکنگ کرنے کے متعلق کوئی سکلز نہیں تھی۔ امریکی اور ملیشیا دونوں حکام نے فلائٹ میں موجود ہر ایک پیسنجر کی بیک گراؤنڈز کا بڑے پیمانے پر جائزہ لیا، لیکن کوئی پوٹینشیل لیڈ سامنے نہیں آئی جس میں شک کی جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلین کو ہائی جیک کر کے کسی دور دراز جزیرے پر لے جایا گیا ہو، لیکن آج تک کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اگر واقعی پلین کو ہائی جیک کیا گیا ہو۔ اور افریقہ کے ساحل سے ریکیج کی ڈسکوری کے بعد یہ تھیوری انتہائی غیر ممکن ہو گئی تھی، یعنی ایسا نہیں لگتا کہ پیسنجرز ہائی جیکنگ ہوئی ہو، لیکن کیپٹن زہری احمد شاہ کے ارد گرد کافی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے، لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ملا جس سے ان کا تعلق کسی واقعے سے جڑا ہو۔ ملیشین گورنمنٹ نے جہاز میں سوار کریو ممبر کے دوستوں اور فیملی کے 170 انٹرویوز کیے، لیکن ان کے ذریعے ایک بار پھر کوئی اہم چیز ڈسکور نہیں ہوئی۔ لیکن یاد کہ جب فلائٹ نے انڈین اوشن کے اوپر ٹرن آؤٹ لیا اور 5 گھنٹے تک اڑان بھری، یہاں تک کہ اس کا فیول ختم ہو گیا، لیکن امریکن انٹیلیجنس آفیسرز کا خیال ہے کہ فلائٹ 370 کے کاکپٹ میں کسی نے اس موڑ لینے سے پہلے ہی پلین کے آٹو پائلٹ کو مینولی ری پروگرام کیا ہو۔ اور کیا آپ کو یاد ہے جب فلائٹ 370 پہلی بار ریڈار اسکرینوں سے غائب ہو گئی تھی کیونکہ ایک ٹرانسپورٹر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کاکپٹ کے اندر موجود کسی شخص نے مینولی ٹرانسپورٹرز کو آف کر دیا ہو۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ عملے میں سے کوئی ذمہ دار تھا، لیکن اس بات کو پروو کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی تھیوریز موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پلین کو بلیک ہول نے سک کیا ہو یا ایلینز کے اغوا ہونے تک کے بارے میں کچھ عجیب و غریب تھیوریز بھی موجود ہے۔ سب سے لاسٹ تھیوری جس کو ابھی تک میں نے ڈسکس نہیں کی وہ ہے فائر ایسوٹی ہائپوکسیا تھیوری۔ یہ ممکن ہے کہ بیجنگ جاتے ہوئے جہاز میں کئی آگ لگ گئی ہو اور پائلٹ نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہو اور نورتھرن ملیشیا کے قریب ترین مناسب ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی پلین کے الیکٹریکل سسٹم کو مینولی سوئچ کر رہا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہوگا۔ آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید پلین میں موجود سارے پیسنجرز اور کریو ممبرز آکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہوں گے، انکلوڈنگ پائلٹ زہری احمد شاہ اور ان کا ساتھی آفیسر فاریق احمد، وہ بھی انکانشیس ہو گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے پلین آٹو پائلٹ پر چلتا رہا اور یہ تب تک چلتا رہا جب پلین کا فیول ختم ہو گیا، تب یہ جا کر اوشین میں کریش کر گیا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو بھی تھیوری سوچ سکتے ہیں، غالباً ہر ایک میں کچھ ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے لیے کوئی جواب نہ جاننا فرسٹریٹنگ ہے تو امیجن کریں کہ پلین میں سوار لوگوں کے فیملیز اور ان کی دوستوں کے لیے یہ کتنا فرسٹریٹنگ ہوگا۔ MH370 دنیا کی سب سے بڑی انسولوڈ مسٹری بنی ہوئی ہے، اور جب تک ایکسپرٹس اس پلین کو ڈسکور نہیں کرتے تب تک شاید ہمیں کوئی جواب بھی نہیں ملے گی۔ اب اس انسیڈنٹ کو ہوئے بہت سال گزر چکے ہیں، لیکن 2022 میں ایک بار پھر ایک ایسا پروف ملا ہے جو بتا سکے گا کہ اصل میں MH370 کہاں پر ہو سکتا ہے۔ رچرڈ گوڈفرے، ایک ریٹائرڈ برٹش ایرو اسپیس انجینئر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ویک سگنل پروپیگیشن کے ذریعے پلین کی اصل لوکیشن کا پتہ لگا لیا ہے۔ ان کی کیلکولیشن کے اکارڈنگ MH370 انڈین اوشن کے اسی کروڈ ایریا میں لائی کرتا ہے، اور اس کی لوکیشن کے اکارڈنگ یہ اسی جگہ پر تقریباً 4 کلومیٹر انڈر واٹر ہے۔ اب رچرڈ گوڈفرے کی اس اوپینین کو ایکسپرٹس اور ملیشین اتھارٹیز کتنا سیریس لیتی ہے یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اب تک 20 سے زیادہ اس پلین کے پیسز ڈسکور ہو چکے ہیں دنیا کے ڈفرینٹ آئیلینڈز پر۔ تو دوستو، آج کی یہ انٹرسٹنگ انسولوڈ مسٹری یہیں پر ختم ہو گئی، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔